हेलो नमस्ते वेलकम टू हाई लीगल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा पहला केस है म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस विरदी चंद का केस। तो इस केस के इश्यूज कुछ इस तरीके के थे कि क्या म्युनिसिपैलिटी एस्केप कर सकता है अपनी ड्यूटी को ये कहकर दैट वी डोंट हैव मनी। क्या कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसकी कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, यानी कि लॉ ने बोल के रखा हुआ है कि आपकी ये ड्यूटी है एंड यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी, तो क्या आप उसे ये एक्सक्यूज दे करके मना कर सकते हैं कि आपके पास फंड्स नहीं हैं? तो इस केस में भी यही होता है। फैक्ट्स इसके कुछ ऐसे थे कि रतलाम नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहाँ के कुछ रेसिडेंट्स थे, वो सफ़र कर रहे थे ओपन ड्रेन से, फिल्थ और स्ट्रेंथ से, मॉस्किटो ब्रीडिंग से, यानी कि वहाँ की कुछ नालियाँ थी जिसकी सफाई नहीं हो रही थी, उससे बदबू आ रही थी और उसकी वजह से मच्छर और जीव जंतु उसमें पनप रहे थे। तो वहाँ के रेसिडेंट्स करते क्या हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं म्यूनिसिपैलिटी में कि इन चीज़ों की सफाई की जाए, लेकिन जो वो कंप्लेंट है दैट इज़ इग्नोर्ड बाय द म्यूनिसिपल काउंसिल। बार बार मल्टीपल टाइम्स कंप्लेंट करने के बावजूद भी म्यूनिसिपल काउंसिल जो है उनकी कंप्लेंट्स को तवज्जो नहीं दे रही थी। इसके बाद इन्होंने रेसिडेंट्स ने क्या किया, केस फाइल किया मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 133 जो कि होता है रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। तो इसके तहत इन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की। तो यहाँ पे होता क्या है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया दैट प्रॉपर ड्रेनेज यहाँ पे होना चाहिए, प्लस उन्होंने बोला कि 6 मंथ्स के भीतर आपको एक डेवलपमेंट प्लान लाना होगा और न्यूसेंस को हटाना होगा। तो यहाँ से मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट से जो है रतलाम के रेसिडेंट्स को राहत मिलती है, लेकिन यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी चुप नहीं बैठती है, वो अपील करती है ऊपर की कोर्ट में ये कहते हुए कि उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि ड्रेनेज की सफाई के लिए एंड बाकी चीज़ों के लिए उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो अपील सबसे पहले जाती है सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर था वो पलट जाता है एंड इन फेवर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पे सेशन कोर्ट ऑर्डर दे देती है। देन इसके बाद अपील जाती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगेन सेशन कोर्ट का ऑर्डर पलट जाता है एंड अगेन जो ये है अपील ये चली जाती है ये जो जजमेंट है ये चला जाता है हमारे रेसिडेंट्स के फेवर में। फाइनली ये अपील पहुंचती है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही इशू उठता है दैट कैन लैक ऑफ फंड्स इज़ अ वैलिड एक्सक्यूज फॉर नॉट परफॉर्मिंग स्टैट्यूटरी ड्यूटी। तो वही प्रश्न है कि क्या अगर कोई बॉडी ये कह रही है कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये एक वैलिड एक्सक्यूज़ होगा ये कहने के लिए कि हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट फॉर इन्वायरमेंटल लॉज दैट म्यूनिसिपैलिटी मस्ट परफॉर्म इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटी। म्यूनिसिपैलिटी का गठन ही इसलिए हुआ है कि वो क्या करे, ये सारे काम करे, शहर को साफ रखे, साफ सफाई रखे, ड्रेनेज क्लीन करे। आप अपनी ड्यूटी से सिर्फ इसलिए नहीं भाग सकते हैं कि आपके पास में फंड्स नहीं है। तो यहाँ पे जो जजमेंट आता है वो आता है इन फेवर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया दैट फाइनेंशियल इनेबिलिटी इज़ नो एक्सक्यूज। तो ये था हमारा केस म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस विरदी चंद। तो इन्वायरमेंटल लॉ में हमारा नेक्स्ट केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 का। MC मेहता के मल्टीपल केसेस हैं, तो आज तो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गंगा पोल्यूशन केस। चलिए देखते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। तो ये जो केस है ये रिलेटेड है गंगा पोल्यूशन से और इसमें एक PIL फाइल की जाती है बाय MC मेहता। MC मेहता एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने एनवायरमेंट के लिए काफ़ी सारी PILs लगाई थी और इसी में से एक केस हमारा गंगा पोल्यूशन केस भी है। तो आगे इसमें होता क्या है इसके फैक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले ये केस की जो ग्राउंडिंग है वो हमें मिलती है कानपुर से। कानपुर में बहुत सारी टैनरीज थी। टैनरीज का मतलब क्या होता है, ऐसी फैक्ट्रीज जो लेदर बनाती हैं या लेदर के काम में इंडल्ज्ड हैं। तो कानपुर में बहुत सारी टैनरीज थी जो डिस्चार्ज करते थे अनट्रीटेड वेस्ट इनटू गंगा रिवर। मतलब कि जो पानी वगैरह यूज़ होता था, जो वेस्टेज वगैरह सीवेज निकलता था फैक्ट्रीज में, टैनरीज में, लेदर फैक्ट्रीज में, वो अनट्रीटेड यानी बिना साफ किए डायरेक्टली कहाँ डाल दिया जाता था, गंगा रिवर में। देन इट कॉज्ड वाटर पोल्यूशन एंड हेल्थ हजार्ड्स। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा था और हेल्थ हजार्ड्स भी हो रहे थे। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें इशू क्या क्या थे।
ठीक है। तो इश्यूज इस केस पे जो PIL डाली गई थी MC मेहता द्वारा क्या क्या थी? पहला था हैव टैनरीज इंस्टॉल ट्रीटमेंट प्लांट्स। क्या जो टैनरीज है जहाँ पे लेदर का काम हो रहा है, क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं, यानी कि पानी को साफ करने के लिए, सीवेज को साफ करने के लिए क्या ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं? देन स्टेट्स इफेक्टिव स्टेप्स टेकन और नॉट। क्या स्टेट ने, जिस राज्य की बात हो रही है यूपी राज्य ने, कोई भी इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ के लिए जिससे कि पानी का पोल्यूशन यानी वाटर पोल्यूशन ना हो? देन कैन इंडस्ट्रीज ऑपरेट विदाउट प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आपके पास ऐसा वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है तो भी क्या जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऑपरेट कर सकती है? एंड द लास्ट पॉइंट वाज शुड नॉट कंप्लाइंग इंडस्ट्रीज बी क्लोज्ड। मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो इन कंडीशंस को यानी ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह के बगैर चालू हैं तो क्या उनको बंद कर देना चाहिए या नहीं बंद करना चाहिए? तो दीज वर द इश्यूज इन दिस केस। आगे देखते हैं। बात आती है आर्ग्यूमेंट्स की। तो सबसे पहली आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पिटिशनर की तरफ से दी गई थी, जो MC मेहता थे। उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स दी देखते हैं। पोल्यूशन हार्मिंग पब्लिक हेल्थ, गवर्नमेंट फेल्ड इन ड्यूटी। ठीक है, पहली चीज उन्होंने बोली पोल्यूशन जो हो रहा है इस वजह से गंगा रिवर में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पब्लिक हेल्थ को हार्म हो रहा है, क्योंकि गंगा रिवर इज़ अ वेरी सेक्रेड रिवर। इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं, मल्टीपल तरीक़ों से इसका जो पानी है वो यूज़ किया जाता है, तो इसकी वजह से पब्लिक हेल्थ जो है वो हार्म हो रही है। देन गवर्नमेंट फेल्ड इन ड्यूटी। गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है यहाँ पे कि वो वाटर पोल्यूशन को होने से रोके, प्रिवेंट करे, बट गवर्नमेंट हैज़ मिजरेबली फेल्ड इन परफॉर्मिंग दिस ड्यूटी। देन इमीडिएट एक्शन नीडेड। यहाँ पे MC मेहता का कहना था कि सिचुएशन इज लाइक दैट कि हमें इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है। देन रिस्पोंडेंट ने क्या क्या बोला। रिस्पोंडेंट यहाँ पे कौन थे? जो वेरियस फैक्ट्रीज थी, लेदर फैक्ट्रीज, टैनरीज थी, उन्होंने यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दी। क्या आर्ग्यूमेंट्स थे उनके? सम इंस्टॉल प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट्स। कुछ ऐसी टैनरीज थी जिन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करके रखे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ ऑलरेडी ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। देन फाइनेंशियल इनकेपेसिटी फॉर फुल ट्रीटमेंट, यानी कि कई टैनरीज ऐसी थी जहाँ पे प्लांट वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि वी आर नॉट फाइनेंशियली केपेबल कि हम इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लांट्स को अफोर्ड करके लगा सकें। देन क्लोजर विल अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी। तो तीसरा पॉइंट बोला गया कि अगर ऐसी इंडस्ट्रीज या टैनरीज जहाँ पे ये ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है, अगर उन्हें बंद कर दिया गया तो इसकी वजह से इकोनॉमी भी डाउन होगी, एम्प्लॉयमेंट भी डाउन होगा। तो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे क्या जजमेंट दिया। तो जजमेंट यहाँ पे आता है इन फेवर ऑफ MC मेहता। क्या जजमेंट आया? ट्रीटमेंट प्लांट इज मैंडेटरी। ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना, अगर आप वाटर रिलेटेड वर्क कर रहे हो एंड यू आर डिस्चार्जिंग सीवेज इनटू द गंगा रिवर, देन यू हैव टू, इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू इंस्टॉल ट्रीटमेंट प्लांट। देन नो कंप्लायंस इक्वल्स टू क्लोजर। अगर आपने इस चीज़ का कंप्लायंस नहीं किया तो आपको अपनी टैनरी को बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। देन आर्टिकल 21 राइट टू क्लीन वाटर। आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को राइट है टू क्लीन वाटर। आपके पास साफ पानी पीने का राइट है, यूज़ करने का राइट है। तो इस वजह से अगर ये जो चीज़ें होती रहीं तो हमारे इस राइट का, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो जाएगा। एंड नो इंडस्ट्री हैज़ राइट टू पोल्यूट। किसी भी इंडस्ट्री के पास में राइट टू पोल्यूट नहीं है। तो इन पॉइंट्स के मद्देनज़र कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए। डायरेक्शंस क्या थे? इंस्टॉल ट्रीटमेंट प्लांट विद इन टाइम। एक टाइम लिमिट दी गई थी कि उस समय के भीतर आपको, ऐसी टैनरीज जिनके पास ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, दे हैव टू इंस्टॉल इट। देन स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट बाय अथॉरिटी, यानी कि जो भी अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट है, उनको स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करवाना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड मॉनिटर। गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस फैलानी है कि ऐसी चीज़ें ना की जाए, पोल्यूशन वगैरह क्रिएट ना किया जाए। टैनरीज को ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा, प्लस मॉनिटर करना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्शंस है ये फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो डिसीजन है वो आता है MC मेहता के फेवर में। तो दिस वाज द केस ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988, द गंगा रिवर पोल्यूशन केस। हेलो एवरीवन, एनवायरमेंटल लॉ केस की सीरीज में हमारा अगला केस है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज भोपाल गैस ट्रेजेडी केस। इसे हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि इसमें पूरी कहानी आखिर क्या थी। तो फैक्ट्स क्या इस केस के? 1984 की बात है, 2 और 3 दिसंबर की रात भोपाल में
एक कंपनी थी यूसीसी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, वहाँ पे एक गैस लीक होती है MIC, जिसका नाम था मीथेल आइसोनाइट। इस गैस के लीक होने से काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट थाउजेंड्स डेथ वहाँ पे होती हैं, बहुत सारे हज़ार लोग मारे जाते हैं, एंड लैक्स वर इंजर्ड, बहुत सारे लोग इससे इंजर होते हैं, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। देन उसके बाद इन विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए एक एक्ट पास करती है गवर्नमेंट, विच वॉज नेम्ड एज भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 में। तो ये एक्ट गवर्नमेंट पास करती है टू गिव कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ द डिजास्टर। होता क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बनती है, पेरेंट्स पेट्रियाई बोला जाता है जिसे, विक्टिम्स की गार्डियन बनती है यहाँ पे गवर्नमेंट, और विक्टिम के लिए कॉम्पनसेशन लाने की जो बात है वो यहाँ पे गवर्नमेंट करती है। आगे क्या होता है हम देखते हैं कि ये केस जब जाता है तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं प्लेंटिफ यहाँ पे गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे गार्डियन बनी है गवर्नमेंट। तो क्या इनके थे आर्ग्यूमेंट्स, देखिए, विक्टिम्स हेल्पलेस थे क्योंकि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था, काफ़ी सारे लोग इंजर हुए थे, तो हेल्पलेस थे, एंड गवर्नमेंट मस्ट रिप्रेजेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको रिप्रेजेंट करना अपना कर्तव्य समझा। देन हजार्डियस इंडस्ट्री स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अगर कोई भी इंडस्ट्री है विच इज़ डूइंग एनी हजार्डियस वर्क, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनेगी, यानी यू हैव टू पे फॉर एनी डिजास्टर जो आपकी वजह से हुआ है। ओके, देन ह्यूज डिजास्टर हाई कॉम्पनसेशन नीडेड, क्योंकि ये डिजास्टर बहुत बड़ी थी, अपन ने देखा यहाँ पे लाख से ज़्यादा लोग इंजर्ड थे एंड थाउजेंड्स वर डेड, तो इस वजह से यहाँ पे कॉम्पनसेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीडेड था। तो यहाँ पर जो क्लेम किया गया था वो किया गया था 3.3 बिलियन। ओके, 3.3 बिलियन यहाँ पे क्लेम था, ठीक है। यूनियन कार्बाइड यहाँ पे डिफेंडेंट था, विच वॉज द कॉरपोरेशन। ये इंडियन कंपनी नहीं थी, ये न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी थी। ओके, एंड इनकी एक सब्सिडियरी कंपनी भी थी, जिसकी वजह से भी काफ़ी क्लैश हुआ कि पेरेंट कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी या फिर सब्सिडियरी कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो उनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स थे, यूनियन कार्बाइड की तरफ से डिफेंडेंट जो थे हमारे, उनकी तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स थे देखते हैं। केस शुड नॉट बी इन इंडिया, उनका कहना था कि इंडिया में केस नहीं होना चाहिए बिकॉज द यूनियन कार्बाइड इज नॉट एन इंडियन कंपनी, इट इज़ अ फॉरेन कंपनी। ओके, देन इंटरिम कॉम्पनसेशन अनफेयर है यहाँ पे, मतलब जो बीच में कॉम्पनसेशन देने की बात हो रही है ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द लिटिगेशन, इट इज़ अनफेयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट है एंड हो सकता है बाद में लाइबिलिटी ना आए तो उसको वापस लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, द प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उनका कहना था कि इंटरिम कॉम्पनसेशन यहाँ पे अनफेयर है। लाइबिलिटी नॉट फुली प्रूव्ड, लाइबिलिटी अभी कंप्लीटली प्रूफ नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें ब्लेम गेम चल रहा था दैट whether the company subsidiary is responsible or the parent company is responsible, so the liability is not fully proved. Okay, and parent company is not directly responsible as I mentioned earlier. तो ये सारे क्लेम्स थे यूनियन कार्बाइड जो यहाँ पे डिफेंडेंट थे। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन की बात हो रही है उसमें कौन सी कोर्ट ने कैसा कॉम्पनसेशन दिया और अल्टीमेटली होता क्या है। सो हेयर इज़ अ चार्ट ऑफ द कंप्लीट कोर्ट जर्नी। तो सबसे पहले जो गैस लीक हुई थी 1984 में, तो उसमें जो ओरिजिनल क्लेम किया गया था दैट वाज 3.3 बिलियन। ओके, तो काफ़ी बड़ा क्लेम था ये, 3.3 बिलियन डॉलर्स में क्लेम था। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3.5 बिलियन जो है इंटरिम कॉम्पनसेशन यहाँ पर दिया था विक्टिम्स को, बिकॉज इट वाज अ वेरी ह्यूज डिजास्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो अपील जाती है वो जाती है हाई कोर्ट में। तो एमपी हाई कोर्ट ने इस कॉम्पनसेशन को रिड्यूस करके कर दिया था 2.5 बिलियन। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिड्यूस कर देती है हाई कोर्ट। देन अगेन सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली ये जाता है केस, एंड सुप्रीम कोर्ट इस कॉम्पनसेशन को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देती है 2.5 बिलियन से डायरेक्टली 470 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये रीजनिंग दी थी कि यहाँ पे अमाउंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमीडिएट रिलीफ, क्योंकि विक्टिम्स जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उन्हें अर्जेंट नीड है मनी की फॉर देयर मेडिकल एक्सपेंसेस, और अगर ये डिले होता रहा तो यहाँ पर विक्टिम्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने प्रायोरिटी दी, अमाउंट प्रायोरिटी दी जल्दी को, रिलीफ को, कि जल्दी रिलीफ मिले उन्हें, एंड यहाँ पे उन्होंने अमाउंट को तवज्जो कम दी। ठीक है, और यहाँ पे पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल यूज़ किया गया, जो पोल्यूशन क्रिएट करता है उसी को वहाँ पे उसके
द्वारा हुई किसी भी पॉल्यूशन के लिए पे करना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया गया था। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जो बात अपन ने की रायलैंड वर्सेस फ्लेचर वाली, वही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में बताई गई थी उसी को यहाँ पे अप्लाई किया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो इतना कम कॉम्पेंसेशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके पीछे जो कोर्ट ने रीज़न बताए वो ये थे कि केस इन्वॉल्व लैक्स ऑफ विक्टिम्स, जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़ी डिजास्टर हुई थी एंड ड्यू टू दैट लॉट ऑफ पीपल वर सफरिंग, और इस वजह से यहाँ पे इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत थी। हु नीड इमीडिएट मनी। और यहाँ पे एक जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का कारण बना था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन तो यहाँ पे दिया था 470 मिलियन का, बट जो क्रिमिनल केसेस चल रहे थे उनको उन्होंने क्वैश कर दिया था। तो जितने भी क्रिमिनल केसेस थे फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी यूसीसी के चेयरमैन के ऊपर चल रहे थे, जो वहाँ के सीईओ थे, एंड यूसीआईएल के जो इंडियन ऑफिसर्स थे उनके ऊपर चल रहे थे, वो सारे जो केसेस थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ इस बात का। अल्टीमेटली एक रिव्यू पिटिशन लगती है 1991 में और क्रिमिनल लायबिलिटी को वापस से सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर करती है इस केस में। हालांकि उसके बावजूद जो सीईओ थे वहाँ के यूसीसी के, वॉरेन एंडरसन, ये कभी भी अरेस्ट नहीं होते हैं। एक बार ब्रीफली और अरेस्ट हुए थे लेकिन तुरंत ही इन्हें बेल मिल गई थी एंड देन वो इंडिया से बाहर चले गए, कभी भी इंडिया में वापस नहीं आए, उन्हें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया था। लाइकवाइज जो इंडियन ऑफिसर्स थे यहाँ पे इस केस में, उनको भी जो क्रिमिनल लायबिलिटी यहाँ पे रिस्टोर हुई थी वहाँ पे उनको 2 इयर्स का पनिशमेंट होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये इस डिज़ास्टर के इम्पैक्ट के कंपैरेटिवली देखें तो काफ़ी कम था। तो यहाँ इस केस में बेसिकली बात इस चीज़ की हुई है कि जो कॉम्पनसेशन था 3.3 बिलियन से घटते हुए 470 मिलियन पे आ गया, बहुत ही कम हो गया, और यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बताई गई थी कंपनी की। तो ये था हमारा पूरा केस। इसमें ये चीज़ कोर्ट ने बोला कि कॉम्पनसेशन के अमाउंट से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि इमीडिएट रिलीफ मिले। लेकिन यहाँ इसका क्रिटिसिज्म इसीलिए होता है क्योंकि इतनी बड़ी डिज़ास्टर के लिए इस कॉम्पनसेशन से 470 मिलियन में आना काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात थी। तो ये था हमारा केस यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हेलो एवरीवन, तो हमारा नेक्स्ट केस है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस डील करता है माइनिंग से, कि कैसे ऐसी माइनिंग जो कि वैली में हो रही थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा खतरा था वैली को, और इस वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और इलीगल माइनिंग को रोका। तो चलिए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो इस केस में होता क्या है, लाइमस्टोन माइनिंग होती है देहरादून में, देहरादून मसूरी वैली में लाइमस्टोन की माइनिंग की जा रही थी देहरादून मसूरी वैली में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा था। क्योंकि माइनिंग से आप जानते वैली एरिया है एंड अगर आप बहुत ज़्यादा माइनिंग कर रहे हो वहाँ पे तो इट कैन कॉज लैंडस्लाइड एंड डिफॉरेस्टेशन। तो जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा था, पेड़ काटे जा रहे थे, डिफॉरेस्टेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, इसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे थे, डाइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसकी वजह से जो यहाँ पे रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र होता है देहरादून का, ये एक पिटिशन फाइल करता है अंडर आर्टिकल 32 एज अ PIL टू स्टॉप दिस पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे PIL फाइल होती है। ठीक है, अब ये PIL फाइल होने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम। तो यहाँ पे माइनिंग जो हो रही थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1955 टू 1965। ये 10 सालों के बीच में इस वैली में बहुत ज़्यादा माइनिंग बढ़ गई थी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा था, इकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो रहा था ये एरिया एंड गवर्नमेंट बैंड माइनिंग इन 1962। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव माइनिंग की वजह से गवर्नमेंट ने पहले 1962 में एक बार इस माइनिंग को बंद भी किया था, बट लेटर इट गॉट रिज्यूम्ड बीच में, बट उसके बाद में गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा ये रिज्यूम हो जाती है। देन अगेन इट वॉज बैंड इन 1982 में फिर से इसे बैन कर दिया जाता है। अब आते हैं हम अपने वापस इस केस में, देखते हैं इश्यूज़ क्या थे इसमें। तो पहला इशू था वेदर माइनिंग वायलेट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। क्या इस तरीके की जो माइनिंग हो रही है इसकी वजह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का, क्या इसका वायलेशन हो रहा है। सेकेंडली, माइनिंग डैमेज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। क्या इस तरीके की माइनिंग जो है एनवायरनमेंट को और इकोलॉजी को डैमेज कर रही है। थर्डली, वेदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज ग्रेटर देन
और लेसर देन इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ज़्यादा बड़ा है या इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा बड़ा है? ओके, सो दीज वर द इश्यूज ऑफ दिस केस। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं पहले आर्ग्यूमेंट्स क्या थी हमारे पेटिशनर की। पेटिशनर यहाँ पे RLE के स्टैंड फॉर रूरल लिटिगेशन एंड एनवायरमेंट केंद्र। ओके, तो इनके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? माइनिंग डिस्ट्रॉइंग एनवायरमेंट, इस तरीके की जो माइनिंग हो रही है देहरादून और मसूरी वैली में, ये बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही है। इट इज़ ऑल्सो वायलेटिंग आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, क्योंकि राइट टू लाइफ है और यहाँ पे लाइफ का खतरा ही बढ़ रहा है बिकॉज कंटिन्यूसली काफ़ी सारे खतरे यहाँ पे इस माइनिंग से पैदा हो रहे हैं। देन अफेक्ट्स हेल्थ एंड लाइवलीहुड ऑफ पीपल, क्योंकि इस तरीके की माइनिंग से बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन भी होता है, ज़मीन भी कमज़ोर होती है, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। So ultimately it is affecting health and livelihood of people. These were the arguments by the petitioner. Now coming to the arguments of the respondent. तो क्या क्या रिस्पॉन्डेंट, यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट जो थे वो था स्टेट प्लस माइन ओनर्स जितने भी थे वो यहाँ पे थे अपने रिस्पॉन्डेंट। तो इनके आर्ग्यूमेंट क्या थे? माइनिंग प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि जो ये माइंस में काम हो रहा है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। देन दूसरा यहाँ पे पॉइंट है माइनिंग डन एज पर माइंस एक्ट 1952। यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट का कहना था कि माइनिंग जो हो रही है एज पर एक्ट हो रही है, माइंस एक्ट जो है 1952 का उसके अकॉर्डिंग हो रही है। सो देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी स्टैट्यूट। ओके, सो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पेटिशनर एंड रिस्पॉन्डेंट। अब देखते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना की जानकारी के लिए और रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए यहाँ पे 2 कमिटीज़ को अपॉइंट किया। नंबर 1 वॉज भार्गव कमिटी, ये अपॉइंट की गई और इसके बाद में एक और कमिटी अपॉइंट हुई थी बंदोपाध्याय कमिटी। ठीक है, जो इनके हेड्स थे उनके नाम पे ये कमिटीज़ हैं। ओके, ये कमिटी क्यों अपॉइंट हुई थी, पर्पस क्या था? तो इनका पर्पस था टू स्टडी एनवायरमेंटल डैमेज एंड आइडेंटिफाइंग सेफ और अनसेफ माइंस। यहाँ पे कोर्ट ने कहा इन कमिटीज़ को कि आप बताइए कि जितनी भी माइंस हैं उनमें कौन सी माइंस सेफ है, कौन सी अनसेफ है, किन्हें हम कंटिन्यू कर सकते हैं, किन्हें हमें तुरंत इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। देन कमिटी बनाई गई और कमिटी ने ये पाया दैट सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज इज बीइंग हैपनिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है एंड अनसेफ माइनिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, यानी ऐसी माइंस विच आर नॉट सेफ फॉर माइनिंग उनमें भी माइनिंग हो रही है। सो दीज वर द रिपोर्ट ऑफ बोथ कमिटीज़। ओके, तो ये रिपोर्ट जो थी आउटकम थे इन पर्टिकुलर कमिटीज़ के। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया अपना। इसमें क्लोज्ड मोस्ट अनसेफ माइंस, जितनी भी माइंस थी जो कि अनसेफ पाई गई थी, जिसमें कि माइनिंग बिल्कुल कंटिन्यू नहीं हो सकती थी बिकॉज अगर कंटिन्यू होती तो उसकी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा हो सकता था, उन्हें तुरंत ही क्लोज कर दिया गया। अलाउड लिमिटेड सेफ माइनिंग, केवल वही माइंस को अलाउ किया गया विच वॉज सेफ फॉर माइनिंग। देन फोकस ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में और ये बोला गया दैट आर्टिकल 21 कवर्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑल्सो बिकॉज राइट टू एनवायरमेंट इज ऑल्सो अंडर राइट टू लाइफ। ओके, देन था वैली डिक्लेयर्ड इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया। इस वैली को, जो हमने बात की यहाँ पे वैली, कौन सी वैली? देहरादून मसूरी वैली। इस वैली को बोला गया दैट इट इज़ अ इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया, यानी कि यहाँ पे जो इकोलॉजी है इट इज़ वेरी फ्रेजाइल और कोई भी एक्टिविटी अगर होती है यहाँ पे सीरियस, इट कैन कॉज सीरियस डैमेज। ओके, देन इसके बाद आता है इकोलॉजी मोर इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉफिट, जो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा था कि वेदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट और इकोनॉमिक बेनिफिट इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर किया दैट हमेशा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? इकोलॉजी इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट। ओके, देन आर्टिकल 21 एक्सपेंड किया गया, इसका स्कोप बढ़ाया गया। स्कोप क्या बढ़ाया गया? दैट राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू एनवायरमेंट तो है ही बट राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट भी यहाँ पे आर्टिकल 21 कवर करता है। देन इसके बाद जो है आता है जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये वॉयलेट हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे पाई गई। एंड एनवायरमेंट माइनिंग विदाउट अप्रूवल इज इलीगल। ठीक है, एनवायरमेंट माइनिंग अगर होती है विदाउट अप्रूवल तो वो क्या है? इलीगल है। ठीक है, सम माइंस अलाउड वेयर डैमेज वॉज लेस, कुछ माइंस को अलाउ किया गया जो जिनमें डैमेज जो था वो लेस था।
और कंट्रोल्ड एक्टिविटी पॉसिबल थी, यानी कुछ माइंस जहाँ पे डैमेज कम था वहाँ उनको अलाउ कर दिया गया क्योंकि उसमें जो है आपकी कुछ एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जा सकता था। एंड द लास्ट थिंग इज वर्कर्स में लूज जॉब, सो गवर्नमेंट टेक केयर। ठीक है, माइंस काफ़ी सारी यहाँ पे बंद हुई थी जो अनसेफ थी, तो जितने भी वर्कर्स वहाँ पे थे उनकी जॉब चली जाती, तो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए गए दैट आपको इनकी टेक केयर करनी होगी और इनके लिए जो न्यू माइंस हैं उनमें आपको जॉब दिलानी पड़ेगी। So this was the case of rural litigation and entitlement Kendra Dehradun versus the state of UP, and it is a very important case on environmental law. Hello everyone, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा environmental law का next case जिसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1996 का केस है। तो चलिए देखते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो देखिए ये एक PIL है जो कि फाइल की गई थी बाय इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन। और ये क्यों फाइल की गई थी? ये फाइल की गई थी अगेंस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज इन बिचरी विलेज राजस्थान। तो बिचरी नाम का एक विलेज था राजस्थान में जहाँ कुछ केमिकल फैक्ट्रीज थी, उनके खिलाफ ये PIL जो है फाइल की गई थी। क्यों फाइल की गई थी देखते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड ओलियम, SSP एंड H एसिड। तो जो यहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स का प्रोडक्शन कर रही थी जिसमें ओलियम था, SSP था और H एसिड था। ठीक है, अब होता क्या है, इनको प्रोड्यूस करने की वजह से जो है ह्यूज टॉक्सिक स्लज दैट कंटेन्स आयरन जिप्सम वेस्ट वॉज जनरेटेड। ठीक है, तो इन केमिकल्स के प्रोडक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक स्लज जो है, टॉक्सिक वेस्ट आप समझ सकते हैं, जनरेट हो रहा था विच कंटेन्स आयरन प्लस जिप्सम वेस्ट। ओके, तो ये कारण था कि इसको रोकने के लिए ये PIL फाइल की गई थी। ओके, अब जो ये वेस्ट जो जनरेट हो रहा था 2500 टन्स टॉक्सिक वेस्ट डंप्ड इन ओपन एरियाज। तो ये इतना हार्मफुल वेस्ट जो है ओपन एरियाज में डंप किया जा रहा था। ओके, नाउ नो प्रॉपर डिस्पोजल वॉज देयर, कोई भी प्रॉपर डिस्पोजल नहीं था और ये वेस्ट को ओपनली ऐसे डंप कर दिया जा रहा था। ओके, इसकी वजह से हो क्या रहा था, सॉइल डिग्रेडेड एंड एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अगर ओपन एरिया में हम ऐसे ही इतना टॉक्सिक वेस्ट डाल देंगे तो सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी एंड दैट विल ऑटोमेटिकली हैम्पर एग्रीकल्चर। तो यही यहाँ पे हमें देखने को मिला। आगे क्या होता है, ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेट हो गया एंड ऑल्सो वेल्स टर्न ब्लैक, क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल्स थे तो जो वेल्स थे उनका कलर ब्लैक हो गया था। ओके, एयर प्लस वाटर पोल्यूटेड, यहाँ एयर भी पोल्यूशन हो रहा था, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा था एंड डिसीजेस प्लस डेथ्स इन विलेजर्स। और इन पानी और हवा के प्रदूषण की वजह से जो है वहाँ के जो विलेजर्स थे उनमें बहुत सारे डिसीजेस देखने को मिल रहे थे एंड कई सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी थी। राइट, आगे क्या होता है, गवर्नमेंट इनएक्शन की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी, उसकी वजह से जो है जो विलेजर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अल्टीमेटली जो है जो फैक्ट्रीज थी वो क्लोज कर दी गई 1989 में। ठीक है, तो ये पूरा बैकड्रॉप था इस केस के फैक्ट्स का। अब देखते हैं PIL में आगे क्या हुआ। तो जो ये एनवायरो लीगल एक्शन की तरफ से PIL लगाई गई थी उसमें कुछ इश्यूज उठाए गए थे। पहला इशू था लाइबिलिटी का, कि यहाँ पे एक्चुअली कौन लाइबल होगा। वॉट इज लाइबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज कॉजिंग एनवायरमेंटल डैमेज, जो इंडस्ट्रीज एनवायरमेंटल डैमेज कॉज कर रही हैं उनकी क्या लाइबिलिटी है। सेकेंड क्वेश्चन वॉज अबाउट कॉम्पनसेशन इशू था एंड इसमें यह था, शुड इंडस्ट्री पे ओनली कॉम्पनसेशन और ऑल्सो कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन प्लस इंटरेस्ट। क्या जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है विच इज़ क्रिएटिंग पॉल्यूशन, क्या सिर्फ वो कॉम्पनसेशन के लिए लाइबल है प्लस उसे रेस्टोरेशन कॉस्ट भी देना चाहिए और उस पर भी इंटरेस्ट देना चाहिए जब से वो पॉल्यूशन कॉज कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, आगे देखते हैं। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रिंसिपल इसमें लगाए गए, बिकॉज दिस केस इज फेमस फॉर दैट प्रिंसिपल स्पेसिफिकली। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल, लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखिए इस पे जो प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था दैट वाज पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, पोल्यूटर मस्ट पे नंबर 1 कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स, जो भी इंडस्ट्री पोल्यूशन क्रिएट कर रही है उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा विक्टिम्स को। पे कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन यानी वापस से पुरानी स्थिति में लेकर के आना। ओके, उसका कॉस्ट भी आपको देना पड़ेगा। मीन्स नॉट गवर्नमेंट नॉट टैक्स पेयर, पोल्यूटर बियर्स फुल बर्डन, यानी कि यहाँ पे जो बर्डन है पोल्यूशन क्रिएशन के बाद कॉम्पनसेशन का, रेस्टोरेशन का, दैट विल बी बियर्ड बाय पोल्यूटर इटसेल्फ, नॉट बाय टैक्स पेयर, नॉट बाय
गवर्नमेंट। ओके, तो ये कहता है हमारा पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। देन एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया, वही वाला जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एमसी मेहता केस में, दैट कंपनी या इंडस्ट्री इज एब्सोल्यूटली कंप्लीटली लायबल फॉर द पोल्यूशन। ओके, if activity inherently dangerous or harm occurs then no defense allowed। अगर जो आप काम कर रहे हो that is very dangerous और उसकी वजह से कोई harm cause होता है then you are absolutely responsible for that particular act। okay, नो डिफेंस अलाउड, यहाँ पे कोई भी डिफेंस अलाउड नहीं होगा, प्लस इंडस्ट्री इज एब्सोल्युटली लायबल, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसकी पूरी जिम्मेदारी बनेगी कॉम्पेंसेशन की और रेस्टोरेशन की। आगे देखते हैं इसमें क्या जजमेंट आता है। जजमेंट इसमें क्या आया, इंडस्ट्रीज फेल टू कंप्लाई इंटेंशनली, जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी, जो ये प्रोडक्शन कर रही थी, पाया गया कि वो जानबूझ करके इंटेंशनली फेल हुई हैं कंप्लाई करने से, कंडीशंस को कंप्लाई करने से। डिलेड केस फॉर ईयर्स विथ बेसलेस एप्लीकेशंस, ठीक है, काफ़ी टाइम से ये केस डिले हुआ क्योंकि यहाँ पे कई सारी बेसलेस एप्लीकेशन लगा के टाइम वेस्ट किया जा रहा था। देन कॉम्पनसेशन टू बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यहाँ पे कॉम्पनसेशन की बात हो रही है कि कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा विक्टिम्स को, ये कौन डिटरमाइन करेगा, कौन इसकी गणना करेगा, दैट वुड बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन रिकवर मनी फ्रॉम इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट जो है वो मनी किससे ले सकती है, इंडस्ट्रीज से रिकवर कर सकती है। देन एसेट्स अटैचमेंट, एसेट्स का भी अटैचमेंट यानी कुर्की हो सकती है यहाँ पे अगर ये कॉम्पनसेशन नहीं दे पाते हैं तो। देन इंडस्ट्री इज ऑर्डर्ड टू पे रुपीज 37,385,000 प्लस 12% इंटरेस्ट फ्रॉम 1997। तो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा कॉम्पनसेशन पे करने के लिए कहा गया, प्लस 12% इंटरेस्ट 1997 से, जब से ये जजमेंट आता है। ओके, देन एडिशनल 10 lakhs फॉर रेमेडियल मेजर्स, एडिशनल 10 लाख रुपए भी बोले गए देने के लिए रेमेडियल मेजर्स के लिए, क्योंकि जो ये पोल्यूशन हो चुका है उसको हम वापस कैसे सही करें उसके लिए। ओके, एंड लिटिगेशन कॉस्ट वाज आल्सो इम्पोज्ड, यानी पूरे केस में जो भी खर्चा हुआ है वो भी इसमें लगाया गया था। सो अल्टीमेटली इसमें जजमेंट यही आता है that industries were absolutely liable and must pay for damage restoration and polluter pays principle was established in this case। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो कंपनीज थी उनको लाइबल ठहराया गया, कॉम्पनसेशन के लिए भी, उसके अलावा रेस्टोरेशन कॉस्ट के लिए भी, और आगे से पोल्यूशन ना क्रिएट करने के लिए भी इसमें डायरेक्शंस दिए गए थे। तो ये था हमारा केस। हेलो एवरीवन, अब हमारा एनवायरमेंटल लॉ केस सीरीज का नेक्स्ट केस है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा 2014 का केस। ये केस रिलेटेड है जल्लीकट्टू नाम के एक गेम को बैन करने से, और इसके फैक्ट्स क्या हैं चलिए अपन समझते हैं। तो जल्लीकट्टू नाम का एक स्पोर्ट खेला जाता है, जो कि खेला जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है इन द स्टेट तमिलनाडु। इस गेम में होता क्या है, बुल्स आर फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन वॉयलेंट स्पोर्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो बुल्स होते हैं, जो बैल होते हैं, उनकी सींगों पे मतलब एंशियंट टाइम्स में क्या करते थे कि सिक्के वगैरह बांध दिए जाते थे, आजकल उन्हें दोनों बुल्स को साथ में लड़वाया जाता है, ठीक है, उनकी सींग पे कुछ लटका दिया है और उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके का ये कुछ गेम है। तो इस गेम के लिए कई बार आवाज़ उठी थी कि ये जो गेम है काफ़ी क्रूएल्टी वाला है और इसमें बुल्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा क्रूएल्टी होती है। तो हाई कोर्ट ने, जो तमिलनाडु हाई कोर्ट थी, उसके सिंगल बेंच ने इसे बैन कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो डिवीज़न बेंच रहती है उसने इस गेम को अलाउ कर दिया था विथ सम कंडीशंस। लेकिन जो कंडीशंस उन्होंने लगाई थी, डिवीज़न बेंच ने लगाई थी, वो कंटिन्यूसली वॉयलेट कर रहे थे और क्रूएल्टी जो है वो लगातार कंटिन्यू चली आ रही थी। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2011 में एक नोटिफिकेशन लगाया था और उन्होंने बोल दिया था कि जो ये स्पोर्ट होता है उसमें यू कैन नॉट यूज़ बुल्स, बैंड यूज़ ऑफ बुल्स एज परफॉर्मिंग एनिमल्स, यानी कि इस गेम में आप बुल्स का यूज़ नहीं कर सकते हो एज परफॉर्मिंग एनिमल्स। ओके, लेकिन ये इसके बावजूद भी क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली इसके वायलेशंस हो रहे थे। इस वजह से ये मैटर जो है फाइनली पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स रहती हैं रिस्पोंडेंट की एंड हमारे पिटिशनर की। तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स रहते हैं वो फेवर में रहते हैं इसके, जो यहाँ पे ए नागराजा हैं, उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं देखते हैं। सबसे पहले उनका कहना था दैट दिस इज़ अ कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, यानी जो जल्लीकट्टू का जो गेम है
इट हैज़ कल्चरल वैल्यूज़ एंड रिलीजियस, इट इज़ ऑल्सो अ रिलीजियस ट्रेडिशन, इस वजह से इसे कंटिन्यू रहना चाहिए। सेकेंडली सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू, इनका कहना था कि जलीकुट्टू जैसा गेम जब तमिलनाडु स्टेट ऑर्गेनाइज करता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है उन्हें, तो एक ये कारण है। एंड थर्डली इट क्लेम नो क्रूएल्टी, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की क्रूएल्टी जो है बुल्स के साथ में नहीं होती है। सो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग जल्लीकट्टू। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्ड के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये गेम बिल्कुल भी क्रूएल्टी प्रूफ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी होती है। बुल्स व बीटन, टॉर्चर्ड एंड स्टार्व्ड, उन्हें खाना नहीं दिया जाता, मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। फोर्स्ड इनटू इवेंट, जबरदस्ती उनसे स्पोर्ट खिलवाया जाता है। डेथ एंड इंजरीज टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इस गेम में ह्यूमंस भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड बुल्स भी करते हैं, तो दोनों को इंजरीज होती हैं, कई बार डेथ भी कॉज हो जाती है। एंड इट वायलेटेड एनिमल डिग्निटी एंड वेलफेयर, इसकी वजह से जो है एनिमल डिग्निटी भी वायलेट हो रही है और एनिमल वेलफेयर को भी हैम्पर किया जा रहा है। सो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया अगेंस्ट कंटिन्यूइंग जल्लीकट्टू। ठीक है, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे। इसमें कौन कौन से लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व है, चलिए देखते हैं। तो पीसीए एक्ट यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूएल्टी एक्ट 1960 का एक्ट है। इसका सेक्शन नंबर जो 3 है वो कहता है ड्यूटी टू केयर फॉर एनिमल्स, यानी हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। इसका वॉयलेशन हो रहा था जल्लीकट्टू के द्वारा। दूसरा सेक्शन 11 बोलता है क्रूएल्टी प्रोहिबिटेड, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रूएल्टी हो रही थी बुल्स के साथ में, तो ये भी इन्वॉल्व था। थर्डली ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एनिमल लाइफ, इस पर कोई भी बात आगे चल के नहीं होती है। देन आर्टिकल 51A जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वो बोलती है ड्यूटी टू शो कंपैशन टू एनिमल्स, यानी हमें एनिमल्स के प्रति भी अपने दया भाव को दिखाना चाहिए। तो ये सारे लीगल प्रोविजंस यहाँ पे इन्वॉल्व थे। कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज़ क्लियर की थी दैट एनिमल्स आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, दे हैव इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दे हैव राइट टू लिव विद डिग्निटी, यानी जो एनिमल्स हैं वो कोई वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उनके पास भी राइट टू लिव विद डिग्निटी है, उनके साथ कोई क्रूएल्टी ना हो, इस चीज़ का भी उन्हें राइट प्राप्त है। इसके बाद यहाँ पे जल्लीकट्टू कॉजेज अननेसेसरी पेन, जल्लीकट्टू जो गेम है उसकी वजह से अननेसेसरी पेन बेयर करना पड़ता है, बुल्स को सफरिंग होती है उनको। एंड इट वॉयलेट सेक्शन नंबर 3 यानी ड्यूटी टू केयर वाला एंड 11 यानी क्रूएल्टी वाला। तो इन दोनों सेक्शंस को जो क्रूएल्टी एक्ट है हमारा 1960 का, उनको ये वॉयलेट कर रहा था, ऐसा पाया गया। अब यहाँ पे अगर कल्चर जो है अगर जस्टिफाइड नहीं है तो ऐसे कल्चर को कभी भी स्टेट बढ़ावा नहीं दे सकता है। यही चीज़ यहाँ पे भी हुई। इफ़ ट्रेडिशन इज़ क्रूअल इट कांट बी प्रोटेक्टेड, अगर ट्रेडिशन क्रूअल है उसे कभी भी प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके सेवरल एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, जैसे सती सिस्टम था, जैसे चाइल्ड मैरिज थी, ट्रेडिशन था लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे चल के हट ही गया क्योंकि वो मॉरल नहीं था और यहाँ पे तो क्रूएल्टी हो रही है। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी यही सेम चीज़ थी। सो अल्टीमेटली जजमेंट आता है। जजमेंट क्या आता है, जल्लीकट्टू को अल्टीमेटली बैन कर दिया जाता है एंड 2011 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसे वैलिड बोल दिया जाता है, जो नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन वापस से वैलिड हो जाता है और ये कह देती है सुप्रीम कोर्ट दैट बुल्स कांट बी यूज्ड एज परफॉर्मिंग एनिमल्स, आप बुल्स का यूज़ नहीं कर सकते हो जल्लीकट्टू के स्पोर्ट में, राइट। एंड देन राइट्स ऑफ एनिमल्स कांट बी कर्टेल्ड, जो एनिमल के राइट्स हैं उन्हें कभी भी हम पीछे नहीं रख सकते हैं, वो हमेशा ही आगे रहेंगे। इसके बाद जो कुछ डायरेक्शंस कोर्ट ने दिए इस पर्टिकुलर केस में वो देखते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने 5 फ्रीडम ऑफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही। वो 5 फ्रीडम कौन कौन सी हैं देखते हैं। नंबर 1 इज फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूखमरी, जो जानवरों को भूखा रखा जाता है उससे प्रोटेक्शन। फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, यानी डिस्कम्फर्ट किसी भी तरीके का नहीं होनी चाहिए, उससे आज़ादी है, उससे फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम पेन, किसी भी तरीके का पेन दर्द नहीं देना है। देन फ्रीडम फ्रॉम फियर, डराना नहीं है एनिमल्स को, राइट। एंड देन फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्रेसिंग नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर करने से उन्हें रोकना नहीं है। जैसे कई बार अपन सुनते हैं सांप के दांत निकाल दिए गए, गाय के सींग हटा दिए गए, तो ये अगर उनके पास नहीं होगा तो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर नॉर्मल बिहेवियर, तो हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना नहीं है।
तो ये 5 फ्रीडम्स की बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने की। गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर एनिमल वेलफेयर लॉज एनफोर्स्ड, गवर्नमेंट को ये एंश्योर करना होगा कि जो भी एनिमल वेलफेयर लॉ बनाए गए हैं वो प्रॉपरली एनफोर्स हो रहे हैं स्टेट में या नहीं हो रहे हैं। प्लस टेक एक्शन अगेंस्ट वायलेशन, अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो उसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ये चीज़ भी कही गई। देन एनिमल राइट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये बात कही गई, अगर कल्चर आपका क्रूएल है तो हमेशा एनिमल राइट्स को प्रायोरिटी मिलेगी। वेन क्रूएल्टी इज इन्वॉल्व, तो अगर क्रूएल्टी इन्वॉल्व है तो हमेशा एनिमल राइट्स आगे रहेंगे एंड जो ट्रेडिशन है कल्चर है वो पीछे हो जाएगा। तो ये था हमारा केस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा, जिसमें जल्लीकट्टू को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। हेलो एवरीवन, आज जो हम केस देखने वाले हैं वो केस है समीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। चलिए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो इस केस में एक शिप रहता है जिसका नाम रहता है MV रैक कैरियर। ये शिप भेजते हैं डेल्टा ग्रुप, शिफ्ट किया जाता है बाय डेल्टा ग्रुप और ये भेजा जाता है अडानी ग्रुप के लिए इंडिया में। ठीक है, तो ये आता है शिप, लेकिन आने से पहले ही मुंबई पोर्ट से 20 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ही ये सैंक हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस कार्गो में फ्यूल था, प्लस फ्यूल ऑयल था, डीजल था, और ये सारा कुछ सैंक होने की वजह से समुद्र में फैल जाता है। ओके, कॉज क्या था इसके सैंक होने का? टेक्निकल फॉल्ट था, वाटर इंग्रेस हो गया जिस वजह से ये डूब गया। रिजल्ट क्या हुआ इससे? ऑयल स्पिल हो गया, पूरे ही समुद्र में तेल फैल गया। कोल डंपिंग हुई क्योंकि ये कोल लेकर के आ रहा था, प्लस इसकी वजह से क्या हुआ? मरीन पोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे अब ये पोल्यूशन तो क्रिएट हो गया था, अब इसको हटाया किसने? कोस्ट गार्ड आए, उन्होंने एक्ट किया एंड गवर्नमेंट ने इसकी पूरी कॉस्ट इनकर की। तो इन फैक्ट से हमें समझ में आता है दैट दिस केस इज रिलेटेड टू द मरीन पोल्यूशन। ओके, अब होता क्या है, समीर मेहता नाम के एनवायरमेंटलिस्ट ने यहाँ पे एक पिटिशन लगाई NGT के सामने। NGT स्टैंड फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और उन्होंने बोला कि इस पॉल्यूशन के लिए कौन लायबल होना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा जो कॉस्ट है वो बेयर किया गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे उन्होंने जो इश्यूज फेस किए वो कुछ ऐसे थे। नंबर 1, NGT ज्यूरिसडिक्शन बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाटर कैलकुलेशन होता है समुद्र के भीतर कि कितना ज्यूरिसडिक्शन हमारा है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक का, कोस्ट से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक अपना पानी माना जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो शिप सैंक हुआ वो 20 नॉटिकल माइल्स का था मुंबई कोस्ट से, तो ये देखना था कि क्या NGT के पास में ज्यूरिसडिक्शन है इस केस को ट्राई करने का या नहीं। देन पावर टू ग्रांट कॉम्पनसेशन, यहाँ पे किसको पावर है कॉम्पनसेशन ग्रांट करने का? NGT के पास पावर है या नहीं है। थर्ड वॉज हु इज लाइबल, यहाँ पे लाइबल कौन होगा? क्या डेल्टा ग्रुप लाइबल होगा? क्या अडानी ग्रुप लाइबल होगा? क्या इंश्योरेंस कंपनीज जो यहाँ पे इन्वॉल्व है क्या वो लाइबल होंगी? देन वेदर सिंकिंग इक्वल्स टू डंपिंग, क्योंकि यहाँ पे शिप डूबा था, डंपिंग नहीं की गई थी किसी भी पॉल्यूटेंट की समुद्र में, तो क्या सिंकिंग इज इक्वल्स टू डंपिंग, एक ये भी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो क्या क्या थे पिटिशनर के और रिस्पोंडेंट के, देखते हैं। तो पिटिशनर ने बोला कि मैरीन पोल्यूशन हुआ है, इसके इफेक्ट्स हैं कि टेरिटोरियल वाटर है, उसमें जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं, इस वजह से जो NGT का जुरिस्डिक्शन है वो वैलिड है। ठीक है, यानी कोर्ट ने बोला यहाँ पे इन्होंने पिटिशनर ने कहा कि जो मरीन पोल्यूशन है वो टेरिटोरियल वाटर को अफेक्ट करता है और वो EEZ में आता है, डेट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे जो है NGT का जुरिस्डिक्शन बनता है। दूसरा उन्होंने बोला ऑयल स्पिल हुआ है, कोल डंपिंग हुई है एंड इट इज़ अ सीरियस एनवायरमेंट डैमेज। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मरीन पोल्यूशन हुआ है, तो यहाँ पे ये एनवायरमेंट डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है कि जो पोल्यूशन करता है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गवर्नमेंट स्पेंड मनी सो कॉम्पनसेशन रिकवरेबल, यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है पॉल्यूशन को हटाने के लिए, तो यहाँ पे वो इसको रिकवर कर सकते हैं। देन सिंकिंग ऑफ शिप, इनडायरेक्ट डंपिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो एक यही चीज़ जो यहाँ पे क्वेश्चन था, सिंकिंग इक्वल्स टू डंपिंग और नॉट, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली कि सिंकिंग, अगर कोई शिप डूब जाता है समंदर में
तो वो भी क्या है, इनडायरेक्ट डंपिंग ही तो हुई, क्योंकि उसका जितना भी मलबा है शिप का और जो भी सामान वो लेकर के जा रहा था, जैसे ये ऑयल था, कोल वगैरह था, तो इट हैज़ अल्टीमेटली क्रिएटेड पोल्यूशन। तो इस वजह से यहाँ पे इसको डंपिंग ही इनडायरेक्ट तरीके से माना जाना चाहिए। दीज वर द कंटेंशंस बाय द पिटिशनर। देन रिस्पोंडेंट ने यहाँ पे क्या क्या बोला देखते हैं। अडानी एंड अदर्स, यहाँ पे रिस्पोंडेंट थे, अडानी थे, डेल्टा ग्रुप थे, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह थी। तो पहली चीज़ तो उन्होंने बोली दैट इंसिडेंट हैपेंड बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स, वही 12 नॉटिकल माइल्स से ज़्यादा दूर हुआ है, डेट वॉज 20 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ पे एनजीटी के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट कंटेंशन। देन कोल इज़ अ नॉन टॉक्सिक मटीरियल और कंपाउंड, सो नो एनवायरमेंटल हार्म। तो कोल जो है यहाँ पे बोला कि नॉन टॉक्सिक होता है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी एनवायरमेंटल हार्म नहीं हुआ है। थर्ड, इन्होंने नो फॉल्ट थ्योरी बोली। नो फॉल्ट थ्योरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, अडानी की नहीं है, डेल्टा की नहीं है, बिकॉज इट वॉज शेयर एक्सीडेंट ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से हुआ है, कोई इंटेंशन नहीं था पॉल्यूशन करने का। सो यहाँ पे ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। देन अडानी नॉट ओनर ऑफ शिप, सो नो लायबिलिटी। यहाँ पे जो शिप थी वो डेल्टा ग्रुप की थी, जैसा अपन ने देखा, तो अडानी की यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। एक ये भी कंटेंशन था यहाँ पे। देन इंश्योरर इशू, क्योंकि यहाँ पे दो इंश्योरेंस कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी ने एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से भी इंश्योरेंस लेकर के रखा हुआ था, तो उनके बीच में ही विवाद चल रहा था, ब्लेम गेम चल रहा था, तो लाइबिलिटी क्लियर नहीं थी। सो ये एक भी कंटेंशन था। तो दीज वर द कंटेंशंस फ्रॉम द रिस्पोंडेंट साइड। हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि हमारा शिप नहीं है, या इंश्योरेंस कंपनी की गलती है, या किसी की भी गलती नहीं है, टेक्निकल डिफेक्ट था। तो दीज वर द कंटेंशंस बाय द रिस्पोंडेंट। ओके, अब यहाँ पे जो पोल्यूशन हुआ था वो 3 वजह से हुआ था। देर आर 3 ग्राउंड्स। नंबर वन वॉज कोल डंपिंग, क्योंकि ये जो शिप है ये कोल लेकर के आ रहा था, काफ़ी मीट्रिक टन्स यहाँ पे कोल था, तो वो पूरा डंप हो गया समंदर में, मतलब सिंक हो गया, तो कोल से पोल्यूशन हुआ। सेकेंडली ऑयल स्पिल हुआ, जो डीजल ऑयल था जिससे शिप चलता है वो भी पूरा स्पिल हो गया, उसकी वजह से पोल्यूशन हुआ। एंड थर्ड, शिप रैकेज, यानी जो शिप का मलबा था वो पूरा भी समुद्र में गया, इसकी वजह से जो मरीन एनिमल्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और अल्टीमेटली इट कॉजेज मरीन पोल्यूशन। तो ये 3 ग्राउंड्स थे पोल्यूशन के यहाँ पे। तो कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या कहा जजमेंट में? तो सबसे पहले कोर्ट ने बोला कि एनजीटी हैज़ ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज इट कवर्स ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स यहाँ पे एनजीटी कवर करता है, इसलिए बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स के केस भी एनजीटी देख सकता है। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है हम देख चुके हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यानी कि अगर आपने कोई भी पोल्यूशन कॉज किया है उसके लिए कोई भी प्रिकॉशन लेना था, और उस प्रिकॉशन की वजह से ना लेने की वजह से अगर कोई पोल्यूशन कॉज हुआ है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हुआ। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, वो चीज़ भी यहाँ पे कोर्ट ने मानी। एंड यहाँ पे लाइबिलिटी बनाई दोनों कंपनीज की, अडानी की एंड डेल्टा की। 100 करोड़ का यहाँ पे कॉम्पेंसेशन बना, 100 करोड़ डेल्टा ग्रुप का एंड 5 करोड़ का कॉम्पेंसेशन अडानी ग्रुप के लिए कहा गया। इसके साथ में ये भी चीज़ बोली कि अडानी एंटरप्राइज भी लायबल है, क्योंकि बेनिफिशियल इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन ओनरशिप। भले ही यहाँ पे जो शिप है वो अडानी के लिए आ रहा था, ना ही शिप अडानी का था, ना ही अडानी का कोई हाथ था पोल्यूशन को करने में, लेकिन उस शिप के आने से बेनिफिट किसका होना था, वो शिप आ किसके लिए रहा था, या उससे प्रॉफिट किससे होने वाला था, अडानी ग्रुप को होने वाला था। तो इसे कहते हैं बेनिफिशियल प्रिंसिपल। तो अगर आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है और उसकी वजह से कोई पोल्यूशन होता है देन यू आर लायबल फॉर दैट पोल्यूशन ऑल्सो। इसी वजह से यहाँ पे जो 5 करोड़ का कॉम्पेंसेशन है वो अडानी ग्रुप को दिया गया एंड 100 करोड़ का जो है वो डेल्टा ग्रुप को दिया गया। तो अल्टीमेटली बेनिफिशियल इंटरेस्ट को भी तवज्जो दी गई और उनको भी लायबल ठहराया गया। सो दिस वॉज द केस ऑफ समीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। हेलो अगेन, आज का हमारा इस सीरीज का लास्ट केस है दिव्य फार्मेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हेलो एवरीवन, आज की हमारी एनवायरमेंटल लॉ केसेस की सीरीज का लास्ट केस है दिव्य फार्मेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस।
चलिए देखते हैं इसके फैक्ट्स क्या क्या थे। तो दिव्य फार्मेसी जो पतंजलि, आप जानते हैं पतंजलि ग्रुप, तो यहाँ पे दिव्य ट्रस्ट मंदिर के तहत ये कंपनी बनती है। एंड इट यूजेस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। ये कुछ बायोलॉजिकल जैविक ऑर्गेनिक पदार्थों का यूज़ करती है, ठीक है, फॉर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इशूड नोटिस। अब उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो यहाँ पे एक नोटिस इशू करता है, किसे, दिव्य फार्मेसी को, टू पे FEBS, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। उन्हें कहा जाता है कि आपको फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग नामक एक फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। ओके, तो इसके खिलाफ जो है पिटिशन फाइल की जाती है, चैलेंजिंग द पेमेंट, यानी कि पिटिशनर यहाँ पे दिव्य फार्मेसी है और वो ये FEBS का पेमेंट नहीं करना चाहते, जिसके लिए वो एक पिटिशन फाइल करते हैं, ठीक है। अब इस पिटिशन में इश्यूज क्या थे, देखिए, वेदर इंडियन कंपनी इज लायबल टू पे FEBS अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस एक्ट में ये था, क्योंकि इसमें ये लग रहा था कंफ्यूजन कि क्या सिर्फ फॉरेन एंटिटीज़ को ही FEBS पे करना है या इंडियन एंटिटीज़ को भी FEBS पे करना है। दूसरा इसमें इशू था, वेदर स्टेट बोर्ड हैज़ पावर टू डिमांड इट। क्या स्टेट बोर्ड जो है, जैसे यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड है, क्या ऐसे स्टेट बोर्ड्स को यहाँ पे पावर है कि वो डिमांड कर सकते हैं FEBS की पेमेंट का। एंड थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन था, वेदर प्रायर इंटीमेशन इक्वल्स टू प्रायर अप्रूवल और पेमेंट। ठीक है, अगर हमने इंटीमेशन कर दिया है, हमने सिर्फ उनको बता दिया है, क्या इस चीज़ को अप्रूवल मान लिया जाएगा कि आपने हमें परमिशन या अप्रूवल दे दिया है टू यूज़ द रिसोर्सेज। सो दीज वर द फैक्ट्स ऑफ द दिव्य फार्मेसी केस। अब देखते हैं इसमें पिटिशनर के और रिस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स या कंटेंशंस क्या क्या थे। तो दिव्य फार्मेसी का कहना था, FEBS अप्लाइज ओनली टू फॉरेन कंपनीज। जो सेक्शन 3 था पर्टिकुलर एक्ट का, बायोडाइवर्सिटी एक्ट का, उसका सेक्शन 3 कहता है कि ये केवल फॉरेन कंपनीज पर ही अप्लाई होता है। ओनली नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कैन इम्पोज नेशनल शेयरिंग। ठीक है, तो जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है सिर्फ वो ही यहाँ पे क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है FEBS को या बेनिफिट शेयरिंग को। तीसरा उनका कंटेंशन था दैट इंडियन एंटिटीज ओनली प्रायर इंटीमेशन एंड दैट इज एज पर सेक्शन नंबर 7 नॉट पेमेंट। इनका कहना था कि सेक्शन 3 के तहत सिर्फ फॉरेन एंटिटी को पेमेंट करनी है एंड सेक्शन 7 के तहत इंडियन एंटिटीज को सिर्फ इंटीमेशन देना है, कोई भी पेमेंट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देन नो प्रोविजन फॉर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन बाय इंडियन कंपनीज। और इंडियन कंपनीज के लिए किसी भी तरीके के कॉम्पनसेशन का कोई प्रावधान पर्टिकुलर एक्ट में नहीं दिया हुआ है। सो दीज वर द कंटेंशंस बाय द पिटिशनर दिव्य फार्मेसी। अब देखते हैं रिस्पोंडेंट के क्या क्या कंटेंशंस थे। रिस्पोंडेंट यहाँ पे थे यूनियन ऑफ इंडिया एंड उत्तराखंड बोर्ड, यहाँ पे था बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो फर्स्टली उन्होंने बोला दैट FEBS इज कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉ। तो उन्होंने बोला कि भाई FEBS जो है स्टेट के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इट इज़ अ वेरी कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉ कि हमें FEBS को कलेक्ट करना है। देन अप्लाइज टू बोथ, उन्होंने कहा कि ये दोनों पे अप्लाई होता है, इंडियन एंटिटीज़ पे भी इक्वली एंड फॉरेन एंटिटीज़ पे भी। तीसरा उन्होंने बोला दैट स्टेट बोर्ड हैज़ पावर अंडर सेक्शन 23। स्टेट बोर्ड के पास पावर है अंडर सेक्शन 23 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट कि वो यहाँ पे नोटिस इशू करके FEBS कलेक्ट कर सकते हैं। देन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नागोया प्रोटोकॉल, यहाँ पे इनका कंटेंशन था कि एक नागोया प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, उसके अकॉर्डिंग FEBS कलेक्ट की जा सकती है स्टेट बोर्ड के द्वारा किसी भी इंडियन कंपनी से। देन बेनिफिट शेयरिंग नेसेसरी फॉर लोकल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है बेनिफिट शेयरिंग करें। सो दीज वर द कंटेंशंस बाय द रिस्पोंडेंट। ओके, अब देखते हैं इस केस में जजमेंट क्या आता है। तो जजमेंट वॉज इन द फेवर ऑफ द स्टेट बोर्ड और कोर्ट ने यहाँ पे बोला
ब्रॉड एंड पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट। कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जो ये एक्ट है इसका ब्रॉड और पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। कोई भी एनवायरमेंटल लॉ हो उसका पर्पस क्या है ये देख करके उसके हर सेक्शन की मीनिंग निकालनी चाहिए। जैसे कोई भी एनवायरमेंटल एक्ट जो होता है उसका मेन सोलो मोटिव यही होता है कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर किसी सेक्शन में कन्फ्यूजन है तो हम ये देखेंगे कि क्या वो कन्फ्यूजन जो है, अगर हम उस एक्ट के पर्पस की बात करें तो कैसा इंटरप्रेट करें कि वो उसके पर्पस के साथ अलाइन होए, ना कि उसके खिलाफ जाए या उससे कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो जब भी एनवायरमेंटल लॉ के किसी भी सेक्शन में कोई विरोधाभास होगा तो हमें उसका इंटरप्रिटेशन पर्पोजिव करना है, ब्रॉड करना है। देन FEBS अप्लाइज टू ऑल एंटिटीज इंडियन प्लस फॉरेन, ये चीज़ क्लियर की गई। जो सेक्शन 3 का कंफ्यूजन था कि सिर्फ फॉरेन पे अप्लाई होता है उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटाया एंड बोला नो, FEBS अप्लाइज टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन एंटिटीज। देन SBBS हैज़ अथॉरिटी टू रेगुलेट इम्पोज बेनिफिट शेयरिंग। जो यहाँ पे पॉइंट इन्होंने बोला था कि सिर्फ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ही नोटिस भेज सकती है, वो चीज़ भी यहाँ पे क्लियर की गई कि नहीं, स्टेट बोर्ड को भी पावर है कि वो रेगुलेट कर सकती है, इम्पोज कर सकती है बेनिफिट शेयरिंग को। प्रायर इंटीमेशन डज नॉट इक्वल्स टू एग्जेम्पशन। प्रायर इंटीमेशन का मतलब एग्जेम्पशन नहीं है, ये चीज़ भी कोर्ट ने क्लियर किया। एंड इट रिलाइड ऑन नागोया प्रोटोकॉल, जो यहाँ पे बात हुई थी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की, उस पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिलाई करती है और दिव्य फार्मेसी को ऑर्डर दिया जाता है दैट यू हैव टू पे द FEBS, आपको बेनिफिट शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जो यहाँ पे पिटिशन लगाई थी दिव्या फार्मेसी ने, वो यहाँ पे पिटिशन जो है डिसमिस हो जाती है एंड दिव्या फार्मेसी वॉज ऑर्डर टू पे FEBS as per the Biodiversity Act. So this was the case of Divya Pharmacy versus Union of India 2018. तो यहाँ पे हमारे 8 केसेस कंप्लीट होते हैं एनवायरमेंटल लॉ सीरीज के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग हाई लीगल।